हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब कंटिन्यू करेंगे वही आपका वेक्टर क्लास 11th का फिजिक्स में हम सब स्टार्ट किए थे ना वेक्टर, उसी वेक्टर यानी सदिश को हम सब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होता है वेक्टर? देखो, आपको वेक्टर हम लोग पढ़ चुके थे और वेक्टर के प्रकार भी पढ़ चुके थे। वेक्टर के 3 प्रकार हम सब पढ़ चुके थे, जिसमें आपने एक समान सदिश देखा था, फिर उसके बाद आपने एक समांतर सदिश देखा था और उसके बाद आपने प्रति समांतर सदिश देखा था ना। सॉरी, प्रति समांतर सदिश आपने नहीं देखा था। तो आपको अगला हेडिंग आप आज डालिए चौथा, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश। तो क्या होता है प्रति समांतर सदिश? आपको बताए थे ना, समांतर सदिश क्या होते थे? ऐसे सदिश जो डायरेक्शन वाइज तो सेम हो, वैल्यू वाइज कुछ भी हो सकते हैं, उनका परिमाण कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, परिमाण से नहीं मतलब है, लेकिन उन दोनों के डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर सदिश कहते थे। तो प्रति समांतर में बस जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए, वैल्यू कुछ हो। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण कुछ भी हो, बस दोनों के दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। अर्थात उनके बीच एंगल कितना, अगर जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उनके बीच कितना एंगल बनेगा? 180 अंश। तो आप लिखो ऐसे सदिश जिनके दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, जबकि परिमाण कुछ भी हो सकते हैं। परिमाण कुछ भी हो सकते हैं मतलब परिमाण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। परिमाण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं ना। तो इसका बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर कैसा हो गया? प्रति समांतर सदिश। पांचवा, संरेखीय सदिश। कैसा सदिश? संरेखीय सदिश। दिक्कत है कुछ? नहीं। तो संरेखीय सदिश का मतलब ऐसे सदिश, अभी तक आपने जितना पढ़ा, समान सदिश, समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, ऋणात्मक सदिश, सब एक दूसरे के क्या होते हैं? संरेखीय होते हैं। संरेखीय का मतलब क्या है? जैसे समान में क्या पढ़ा, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। समांतर में आपने वैल्यू भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने समांतर में क्या देखा? डायरेक्शन तो सेम हो, वैल्यू छोटा बड़ा कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। फिर ऋणात्मक में क्या देखा? वैल्यू तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। और उसके बाद आपने प्रति समांतर में क्या देखा? डायरेक्शन आपका अपोजिट होना चाहिए, वैल्यू आपका कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सब एक दूसरे के समांतर है? अगर आप सदिश भूल जाओ, इसको आप एक रेखा जैसा मानो, तो क्या सभी एक दूसरे के समांतर है? इसलिए ये सभी आपस में क्या है? संरेखीय है। क्या ये सभी सदिश एक दूसरे के क्या है? एक रेखा के ही समांतर है नहीं है? तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश। तो इसका मतलब ऐसे सदिश जिनके डायरेक्शन या तो सेम हो या तो डायरेक्शन बस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, वैल्यू उनका कुछ भी हो, ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश। तो इसमें आप क्या डिफिनेशन लिखोगे? ऐसे सदिश जिनके दिशा समान हो या विपरीत हो। विपरीत मतलब 180 अंश का एंगल बना है। समान हो या विपरीत हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। संरेखीय सदिश कहलाते हैं। इसका फिगर जैसे ये सदिश हुआ, ये सदिश हो गया, डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर वैल्यू बराबर है। ये हो गया, डायरेक्शन सेम है, वैल्यू कम हो गया। ये सदिश हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, वैल्यू सेम हो गया। ये सदिश है, डायरेक्शन इसके अपोजिट है, वैल्यू इससे कम हो गया। तो ये सभी आपस में क्या है? संरेखीय सदिश।
क्योंकि इन केवल डायरेक्शन आप देखो, या तो उनके डायरेक्शन सेम हो या तो उनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी सदिश। ठीक है, इस फिगर को बना लो। अब छठवां देखो आप, छठवां आपका कौन सा सदिश है, इकाई या एकांक सदिश। हेडिंग डालो, छठवां इकाई या एकांक सदिश, या इसी को मात्रक सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। क्या होता है इकाई या एकांक सदिश या मात्रक सदिश, नाम से स्पष्ट है। इकाई मतलब एक होता है कि नहीं होता है, इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है। तो अर्थात ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो और डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन कुछ भी, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो और डायरेक्शन जो भी हो, जिस आपको कोई वेक्टर दिया है उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक परिमाण वाला जो सदिश होगा उसी सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। तो दिए गए सदिश की दिशा में लिखो, दिए गए सदिश की दिशा में एकांक परिमाण वाला सदिश क्या कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश का ये प्रकार मात्रक सदिश कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है ना। इसे जो भी वेक्टर होगा, जैसे मान लो अगर कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मात्रक सदिश लिखना है तो क्या करोगे, इसी के डायरेक्शन में हो सकता है इसका परिमाण 4 हो तो केवल एक परिमाण वाला उसी डायरेक्शन में जो सदिश होगा यही मात्रक सदिश होगा। तो इस मात्रक सदिश को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कैप लगाते हैं, अर्थात ए कैप या कभी एन कैप, बी कैप, एफ कैप, जो भी सदिश होगा उस पर यदि आप कैप का साइन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। इसे ए कैप या एन कैप से क्या करते हैं, से प्रदर्शित करते, ठीक है। और मात्रक सदिश के बारे में आप ये जान लो, आप ये थोड़ा तरीका याद रखना। जैसे यदि कोई वेक्टर आपको दिया है, उस वेक्टर का आपको मात्रक सदिश लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, अगर कोई वेक्टर आपको दिया है उस वेक्टर का मात्रक सदिश लिखना है, जैसे मान लो आपको दिया है वेक्टर ए, तो आपको इस वेक्टर का मात्रक सदिश यानी अगर ए कैप लिखना है तो ए कैप कैसे लिखोगे, उस वेक्टर में उस वेक्टर के परिमाण, और वेक्टर का परिमाण कैसे लिखो आप बताए हैं, इसका मान लगा देते हो, बताए थे ना, जो भी वेक्टर है उस वेक्टर का मान लगा दो तो वह उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। तो उस वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दोगे तो जो वेक्टर आएगा वही वेक्टर क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। तो आप इस बात को लिख लो, यदि वेक्टर ए कोई सदिश हो तो, यदि वेक्टर ए कोई सदिश हो तो वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश, वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश यानी ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। अभी जब हम सब थोड़ा स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस पे एक बार फिर से बात करेंगे, केवल अभी आप इसे लिख लो। अब एक बात इसमें और आप थोड़ा याद रखना, और आपका यहाँ से अब एक बहुत अच्छा चीज स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको पता है ना क्या, कि अगर मान लो 3 एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है और एक आपका जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा त्रिविम बनता है। 3 एक्सिस से मिलकर पूरा एक त्रिविम बनता है। तो जैसे मान लो कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है, एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा, एक्स अक्ष में ऐसे ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे आगे है, तो एक परिमाण को रिप्रेजेंट करने वाला जो सदिश होगा उसका एक विशेष नाम है आई कैप। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको एक्स एक्सिस में मात्रक सदिश को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या बोलोगे, आई कैप।
वाई एक्सिस में से 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे परिमाण होगा, तो जो एक परिमाण को रिप्रेजेंट करने वाला सदिश होगा उसको आप क्या बोलोगे, जे कैप। क्या बोलोगे, जे कैप। और जेड एक्सिस में ऐसे बहुत सारा परिमाण होगा, तो जो एकांक परिमाण को रिप्रेजेंट करने वाला जो सदिश होगा उसको आप क्या बोलोगे, के कैप। तो आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस की दिशा में मात्रक सदिश को दर्शाने वाला सदिश कौन होगा, क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप होगा। तो एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, आप ये फिगर बना लेना, उसके सीधे नीचे लिख लेना, एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, मात्रक सदिश आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, जे कैप। और जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, के कैप। बात समझ आ रहा है ना, इस बात को आप याद रखना। चलो, तो ये मात्रक सदिश आपका कंप्लीट हुआ। अब 7वां आप हेडिया लो, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश नाम से ही स्पष्ट है, क्या ये क्या करेगा, ये ऐसा सदिश होगा जो किसी बिंदु की क्या बताएगी, स्थिति को बताएगी। अर्थात जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। और इस अंतरिक्ष में, इस त्रिविम में एक कोई बिंदु है पी, एक कोई बिंदु है पी। और ये क्या है आपका ओरिजिन। ओरिजिन को आप किससे दर्शाते हो, ओ से। हमें ऊपर वाला फिगर मिटा रहे हैं आपका, तो आप इस ओरिजिन को किससे दर्शाते हो, ओ से दर्शाते हो। तो अगर इस अंतरिक्ष में कोई एक बिंदु पी है, इस बिंदु पी की स्थिति बताने वाली जो सदिश होगी उसी को आप क्या बोलोगे, स्थिति सदिश। यानी ये वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। अगर ये बिंदु आपका पी है तो ये जो वेक्टर होगा अर्थात वेक्टर ओपी, यही क्या हो जाएगी, उस बिंदु की स्थिति सदिश। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष, इसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताने वाले सदिश को क्या कहोगे, स्थिति सदिश। तो लिखो, किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाली सदिश को, स्थिति बताने वाली सदिश को, बताने वाली सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। तो यदि कोई बिंदु P है तो इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, यदि कोई बिंदु P है तो उसकी स्थिति सदिश क्या होगी, उसकी स्थिति सदिश को कैसे लिखोगे, वेक्टर ओ पी, ओ से पी की स्थिति सदिश। और एक बात याद रखना, इसे आप ऐसे भी दर्शाते हैं, वेक्टर आर। कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल आर वेक्टर में जब आप आर लिखोगे तो आपको स्मॉल लेटर लिखना है, तो इसे आप स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे वेक्टर आर। बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज थोड़ा यहां पर ध्यान देना, यदि कोई बिंदु, अगर ये बिंदु P है तो हर बिंदु का आपको अगर निर्देशांक पता है, अगर या तो सवाल में दिया रहेगा, वरना आप निर्देशांक अगर कुछ ऐसा दिया रहेगा तो आप बता सकते हो। तो अगर किसी बिंदु की आपको निर्देशांक पता चल गई, मान लो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x, y, z। जिस बिंदु की स्थिति सदिश चाहिए, अगर उस बिंदु की आपको निर्देशांक पता है, मान लो उसका निर्देशांक कितना है, x, y, z, तो इसको अब ऐसे लिखोगे, कैसे, ये जो स्थिति सदिश आएगी, वेक्टर आर नहीं लिखते हो ना इसे, तो इसे कैसे लिखोगे, x i कैप प्लस y
जे कैप प्लस जेड के कैप। बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि आई कैप क्या बताता है, मात्रक सदिश होता है उस डायरेक्शन में। तो अगर आई कैप एक दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर पी बिंदु का निर्देशांक यक्स है, इसका मतलब यक्स दूरी चला है, तो आई कैप एक दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, तो यक्स दूरी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर यक्स आई कैप हो जाएगा। ऐसे वाई जे कैप और जेड के कैप, तो ये क्या हो जाएगा, उस वेक्टर की स्थिति सदिश को वैसे लिखोगे। बात समझ में आ रहा है ना? और एक बात और याद रखना, इसके परिमाण को कैसे लिखोगे। अब यहां से नया इस चीज स्टार्ट हो रहा है आपका। अगर इस वेक्टर के परिमाण को लिखना है तो क्या आप ऐसे लिखोगे, मार्ड ऑफ वेक्टर आर। बताओ, किसी सदिश को परिमाण को लिखना होगा, बस आप मार्ड लगा देते हो उस वेक्टर के सामने, और इसे आप सिंपली केवल कैसे लिख सकते हो, केवल आर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, केवल आर। तो इसका परिमाण निकालने का तरीका याद रखना, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है ना? जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि अगर कोई एक बिंदु है P, कोई एक बिंदु क्या है P, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 2, 3, -4। अगर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक कितना है 2, 3, -4, तो उस बिंदु की जो स्थिति सदिश होगी वेक्टर R, इसको कैसे लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बात समझ में आ रहा है? और अगर इस सदिश की केवल आपको परिमाण चाहिए, तो परिमाण लिखने के लिए केवल आप ऐसे लिखोगे आर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मार्ड ऑफ वेक्टर आर। तो ये कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, तो 16 4 20 9 29, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 29। बात समझ आ रहा है ना? तो स्थिति सदिश लिखना होगा तो आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख लोगे, और उसका परिमाण लिखना होगा तो आप इसे लिख लोगे। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति सदिश कंप्लीट हुई। अब आप अगला हेडिंग डालो विस्थापन सदिश। अगला हेडिंग डालो विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या होता है विस्थापन सदिश, जैसे मान लो कि स्थिति सदिश क्या की थी, किसी बिंदु की स्थिति बताई थी। स्थिति सदिश क्या कर रहा था, किसी बिंदु की स्थिति बता रही थी, लेकिन किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब मान लो कि ये दो बिंदु हो गया, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। तो ए के सापेक्ष बी की स्थिति जो बताने वाली सदिश होगी, आप बी की स्थिति बताओ लेकिन ए के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष नहीं, ओरिजिन के सापेक्ष नहीं। अगर इसकी स्थिति आप ओ के सापेक्ष बता दिए, ओरिजिन के सापेक्ष बता दिए, तो वह इस बिंदु की स्थिति सदिश हो जाएगी। इसकी स्थिति आप ओ के सापेक्ष बता दिए तो वह इस बिंदु की स्थिति सदिश हो जाएगी, लेकिन इसकी स्थिति आप इसके सापेक्ष बता दिए तो यह विस्थापन सदिश हो जाएगा। तो ओरिजिन के अलावा किसी बिंदु के सापेक्ष अगर आप किसी दूसरे बिंदु की स्थिति बताओगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। अभी थोड़ा सा जैसे मान लो देख लो, अगर मान लो आपका कोई एक बिंदु है ए, इसकी स्थिति सदिश कितना है r1 मान लेते हैं, r1 वेक्टर, और ये दूसरा बिंदु है, इसकी स्थिति सदिश कितना है r2 वेक्टर। तो अगर आपको ए के सापेक्ष भी या बी के सापेक्ष है, मतलब आपको ए बी वेक्टर ए बी बताना हो, तो वेक्टर ए बी बताने के लिए आप क्या करोगे, अभी थोड़ा सा आप इसके आगे एक पढ़ोगे, वेक्टर को जोड़ने का नियम, सदिश बीज गणित नियम वहां पर है ना, तो उसमें दो नियम पढ़ना है, त्रिभुज नियम और उसके बाद आपका एक समांतर चतुर्भुज नियम, पॉलीगन लॉ, या फिर एक आपको बहुभुज नियम भी पढ़ना होगा। तो वहां पर हम इसको थोड़ा और बेहतर देखेंगे कि त्रिभुज नियम से अभी डायरेक्ट आप केवल सीख लो कि अगर आपको वेक्टर ए बी बताना है, क्या बताना है, वेक्टर ए बी, आप फाइनल वाले से इनिशियल वाला घटा देना, बाद वाले में से क्या करना, पहले वाला घटा देना। तो बी की स्थिति सदिश कितना है r2 वेक्टर, इसमें से आप माइनस कर दो पहले वाले की स्थिति सदिश यानी r1 वेक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अगर आपको वेक्टर बी ए लिखना होगा तो वेक्टर बी ए कैसे लिखोगे, फाइनल में से इनिशियल घटाना है। तो वेक्टर ए की स्थिति सदिश कितनी है r1 वेक्टर, माइनस करना है पहले वाला वेक्टर बी की स्थिति सदिश, और वेक्टर बी की स्थिति सदिश कितनी है r2 वेक्टर।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वास्तव में जब दो वेक्टर को आप जोड़ना सीखोगे, वैसे दो वेक्टर को घटाना सीखोगे, तो वैसे जब हम दो वेक्टर को घटाना सीखेंगे तो वहां पर आप इसे और अच्छे तरीके से डिटेल में आप समझेंगे, क्योंकि अभी आप त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ नहीं पढ़े हो, इसलिए यहां तक के लिए आप क्यों लिखना जानो, ठीक है ना। चलो अब अगला हेडिंग और लास्ट इसमें अभी आप कर लो अक्षीय सदिश। हेडिंग डालो अक्षीय सदिश या दो सदिश। उससे पहले आप और देख लो, केवल वैसे सुन लो, सिंपल सिंपल सा है। एक आपका है सह प्रारंभिक सदिश। कौन सा सदिश? सह प्रारंभिक सदिश। इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। नाम से स्पष्ट है, सह प्रारंभिक सदिश का मतलब एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। जैसे दो या दो से अधिक सदिश सह प्रारंभिक सदिश कब कहलाएगा? जैसे मान लो आपका ये है वेक्टर ए, ये आपका है वेक्टर बी, ये आपका है वेक्टर सी। क्या सभी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? क्या सभी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, तो ये सब सदिश क्या कहलाएगी? सह प्रारंभिक सदिश। तो अगर इसका डिफिनीशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, ऐसे सदिश को सह प्रारंभिक सदिश कहते। और अगला हो जाएगा, आप हेडिंग डालो सहतलीय सदिश। सहतलीय सदिश। सहतलीय सदिश किसे कहोगे? ये नाम से स्पष्ट है, सहतली का मतलब एक ही तल में स्थित हो। अर्थात अगर दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल में स्थित है, तो ऐसे सदिश को आप क्या बोलोगे? सहतलीय सदिश। जैसे अब ये आपका बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं है? एक तल है। अगर एक वेक्टर इस तल पे स्थित है, दूसरा वेक्टर भी इसी तल पे स्थित है, तो ये दोनों वेक्टर सहतलीय सदिश हो गया। लेकिन मान लो एक वेक्टर आपका इस तल पे स्थित है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है, वो दूसरे तल में स्थित है, तो ये दोनों सहतलीय सदिश नहीं हो जाएंगे। तो इसका भी डिफिनेशन आप वैसे लिख सकते हो ना, अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, सहतलीय सदिश कहलाते हैं। अब एक लास्ट आपका है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, देखो ये क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन एक अक्ष पे आता है। इसका डायरेक्शन क्या आता है? अक्ष पे आता है। जब आप रोटेशनल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप इसको ज्यादा बेहतर समझोगे, तो इससे अभी यहाँ पर नहीं बात करते हैं, वहीं पर सीधा बात करेंगे कि कैसे एक सदिश का डायरेक्शन एक अक्ष पे आता है, ठीक है ना। चलो, तो आपका यहाँ पर सदिश का प्रकार खत्म हुआ। जैसे एक हम जो बोले थे, एक आप क्वेश्चन कर लो उस पे, यूनिट वेक्टर पे। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए। क्या दिया है? वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है? मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या है? एक सदिश है। आपको इस सदिश का मात्रक सदिश बताना है। आपको क्या बताना है? इस सदिश का मात्रक सदिश बताना है। तो आप किसी सदिश का मात्रक सदिश कैसे बताते हो? बताओ, किसी सदिश का मात्रक सदिश आप कैसे बताओगे? एक कैप। एक कैप के लिए आपको फार्मूला बताया था ना कि उस वेक्टर में आप उसके परिमाण का क्या करते हो? भाग देते हो। तो वेक्टर ए तो पता है आपको, पहले आप वेक्टर ए का परिमाण निकाल लो। तो आपको बताया गया था किसी वेक्टर का परिमाण आप कैसे निकालते हो? अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 3 त्रिका और 4 चौक 16। क्या ये अंडर रूट 29 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, अंडर रूट 29 आया कि नहीं आया? तो अगर आपको ए कैप लिखना, ए कैप क्या है? वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश है। अगर कभी भी कैप लग गया, इसका मतलब वो मात्रक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ए कैप कैसे लिखोगे? वेक्टर ए। वेक्टर ए आपका है कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसमें आपको भाग देना है उसके परिमाण का। तो उस वेक्टर का परिमाण कितना है? अंडर रूट 29। तो वेक्टर ए कैप बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बटे अंडर रूट 29 i कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 29 j कैप प्लस 4 बटे अंडर रूट 29 k कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ए कैप। तो आज बस यही करते हैं यहाँ तक ना। अब इसके आगे आपका वेक्टर को जोड़ने का ट्रायंगल लॉ है, उसको हम कल करेंगे आगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।